हेलो व्यूअर्स, आज हम क्लास 8 की हनी ड्यू बुक का चैप्टर नंबर 6 दिस इज जॉडीज फोन करेंगे। बिफोर यू रीड, ऑफन इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट ए स्मॉल कट और बर्न, वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज फॉर अ कट ऑन योर नी, a burn on your arm, a bee sting? In this story, Jodie's father has been bitten by a rattlesnake. He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. Jodie wonders what will happen to the little fawn left without a mother. छोटे मोटे चीरे अथवा जलने पर डॉक्टर की ओर भागने की अपेक्षा हम अक्सर घर पर उपलब्ध वस्तुओं से जल्द और प्रभावी इलाज कर लेते हैं। क्या आप ऐसे ही निम्न घरेलू इलाजों के बारे में सोच सकते हैं? तुम्हारे घुटने पर चीरा लगने पर, तुम्हारा हाथ जलने पर, एक मधुमक्खी द्वारा काटने पर। इस कहानी में जोडी के पिता को एक सांप काट लेता है। वह शीघ्र ही एक हिरनी को मार देते हैं और उसके दिल और जिगर का उपयोग जहर उतारने के लिए करते हैं। जोडी को हैरानी होती है कि माँ के बिना हिरन के छोटे बच्चे का क्या होगा। Jody allowed his thoughts to drift back to the phone. He could not keep it out of his mind. He had held it in his dreams in his arms. He slid from the table and went to his father's bedside. Penny lay at rest. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. Jody said, "How are you feeling, Pa?" "Just fine, son. Old Death has gone thieving elsewhere. But wasn't it a close shave?" "I agree." Penny said, "I am proud of you, boy, the way you kept your head and did what was needed." "Pa?" "Yes, son." "Pa, do you recollect the doe and the fawn?" जोडी वापस हिरन के बच्चे के बारे में सोचने लगा। वह उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल सका। उसके सपनों में उसकी बाहों में वही बसा हुआ था। वह मेज से खिसका और अपने पिता के बिस्तर के पास जा पहुंचा। पेनी आराम कर रहा था। उसकी आंखें खुली हुई और साफ थी, किंतु पुतलियां अभी भी गहरी और बड़ी थी। जोडी ने कहा, "पापा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं?" "बिल्कुल ठीक बेटे, मौत धोखा देकर कहीं और चली गई, किंतु क्या यह बाल बाल बचना नहीं था?" "मैं मानता हूँ," पेनी ने कहा। "बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने जिस तरह मुसीबत में धीरज रखा और वही किया जिसकी आवश्यकता थी।" "पापा?" "हाँ बेटा।" "पापा, क्या आपको वह हिरनी और उसका बच्चा याद है?" "I can never forget them. The poor doe saved me, that's certain." "Pa, the fawn may be out there yet. It might be hungry and very scared." "I suppose so." "Pa, I am a big boy now and don't need to drink milk. Why don't I go and see if I can find the fawn and bring it here and raise it?" Penny lay quiet, staring at the ceiling. "Boy, you have got me hemmed in. It won't take much to raise it, Pa. It will soon start eating leaves and acorns. You are smarter than boys of your age. We took its mother and it wasn't to blame. Surely it seems ungrateful to leave it to starve. Son, I can't say not to you. I never thought I'd live to see another day." "मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। उस बेचारी हिरनी ने मेरी जान बचाई, यह सच है। पापा, वह बच्चा शायद अब तक बाहर होगा। वह शायद भूखा और डरा हुआ होगा। मेरा भी यही ख्याल है। पापा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे दूध की ज़रूरत नहीं है। क्यों न मैं वहाँ जाऊँ और हिरन के उस बच्चे को ढूंढ लाऊँ और उसे यहाँ ले आऊँ और उसका पालन पोषण करूँ। पैनी शांत छत की ओर देखता हुआ लेटा रहा। "बेटा, तुमने मुझे किंग कर्तव्य मूर्ख बना दिया है। पापा, इसे पालने में ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। वह जल्दी ही पतिया और छोटी भूरी गिरिया खाने लगेगा। तुम तुम्हारी उम्र के बालकों से कहीं ज़्यादा तेज हो। हमने उसकी माँ की जान ले ली और इस पर दोष नहीं लगाया जा सकता। वास्तव में इसे भूखा मरने देना कृतघ्नता होगी। बेटा, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दूसरा दिन देख पाऊंगा। Can I ride back with Millville and see if I can find it?"
Tell your ma I said you can go. He sidled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. He said, Ma, Pa says I can go bring back the phone. She held the coffee pot in midair. What fawn? The fawn belonging to the doe we killed. We used the doe's liver to draw out the poison and save Pa. She gasped. Well, for pity's sake, Pa says it would be ungrateful to leave it to starve. क्या मैं मिलविल के साथ जो घोड़े पर जाकर उसे देखूं, शायद मैं इसे खो सकूं। अपनी माँ को कहो कि मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा है। वह मेज़ तक वापस गया और बैठ गया। उसकी माता सबके लिए कॉफ़ी डाल रही थी। उसने कहा, माँ, पापा कहते हैं कि मैं वापस जाकर हिरन के बच्चे को घर पर ला सकता हूँ। उसका कॉफ़ी का बर्तन बीच में हवा में ही रुक गया। कैसा हिरन का बच्चा? वही बच्चा जिसकी माँ को हमने मार दिया था। हमने हिरनी के जिगर का उपयोग पापा के जहर को उतारने में किया था। वह सकपकाई। अच्छा, केवल दया के लिए? पापा कहते हैं कि उसको भूखे मरता छोड़ना कृतज्ञता होगी। Doe Wilson said, That's right, Mom. Nothing in the world comes quite free. The boy's right and his daddy's right. Millville said, He can ride back with me. I'll help him find it. She set down the pot helplessly. Well, if you will give it your milk, we have got nothing else to feed it. Millville said, Come on, boy, we have got to get riding. Ma Buxter asked anxiously, You will not be gone long. Jody said, I'll be back before dinner for sure. Mill wanted Millville mounted his horse and pulled Jody up behind him. He said to Millville, Do you think the fawn's still there? Will you help me find him? We'll find him if he is alive. How you know it's a he? The spots were all in line. On Dauphin Passage, the spots are every which way. डो विल्सन ने कहा, मैडम, यह सच है। संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। लड़का और उसका पिता दोनों ही सही है। मिलविल ने कहा, वह घोड़े पर मेरे पीछे बैठ सकता है। मैं इसे ढूंढने में उसकी मदद करूंगा। उसने असहाय होकर नीचे बर्तन रख दिया। अच्छा, यदि तुम इसे अपना दूध पीने को देते हो तो हमारे पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मिलविल ने कहा, आओ लड़के, हमें जाने की अनुमति मिल गई है। माँ ने चिंतापूर्वक कहा, तुम ज़्यादा दूर नहीं जाना। जोडी ने कहा, मैं रात के खाने तक जरूर आ जाऊंगा। घोड़े पर सवार होकर जोडी को भी अपने पीछे खींच के बिठा लिया। उसने मिलविल से कहा, क्या तुम सोचते हो कि हिरन का बच्चा अभी वहाँ होगा? क्या उसे ढूंढने में तुम मेरी मदद करोगे? हम उसे ढूंढ लेंगे। यदि वह जीवित हुआ तो। तुम्हें कैसे पता कि वह नर है? धब्बे एक रेखा में थे। पापा कहते हैं कि मादा हिरन के धब्बे कहीं कहीं पर होते हैं। पार्ट सेकंड। Jody gave himself over to thoughts of the fawn. They passed the abandoned clearing. He said, Cut to the north, Millville. It was up here that Pa got bitten by the snake and killed the doe, and I saw the fawn. Suddenly, Jody was unwilling to have Millville with him. If the fawn was dead or could not be found, he could not have his disappointment seen. And if the fawn was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. जोडी उस हिरन के बच्चे के बारे में सोचता रहा। वे सुनसान वन क्षेत्र से बढ़ते चले गए। उसने कहा, उत्तर की तरफ चलो। वहाँ पर पापा को सांप ने काटा था और हिरनी को मार डाला था और मैंने उस बच्चे को देखा था। जल्दी ही जोडी ने मिलविल को अपने साथ रखने की अनिच्छा प्रकट की। यदि हिरन का बच्चा मर गया होगा या नहीं पाया गया, वह अपनी निराशा को दिखाना नहीं चाहता था। और यदि वह मिल गया तो वह मुलाकात बड़ी प्यारी होगी और इतनी रहस्यमय होगी कि वह इस खुशी को किसी के साथ बांटना सहन न कर सकेगा। He said, It is not far now, but the scrub is very thick
for a horse. I can make it on foot. But I am afraid to leave you, boy. Suppose you got lost or got bitten by the snake too. I'll take care. It might take me a long time to find the fawn. If he's wandered, leave me off right here. All right, but you take it easy now. You know north here and east. There and there that tall pine makes a bearing. So long, Melville. I am obliged. उसने कहा, अब वह ज़्यादा दूर नहीं है, किंतु घोड़े के लिए ये झाड़ियाँ बहुत घनी हैं। मैं पैदल जा सकता हूँ, किंतु तुम्हें अकेला छोड़ने में मुझे डर लग रहा है। मान लो कि तुम रास्ता भूल जाओ या तुम्हें भी सांप काट ले। मैं अपना ख्याल रखूँगा। शायद मुझे हिरन के बच्चे को ढूंढने में ज़्यादा समय लगे। अगर वह कहीं भटक गया होगा तो मुझे यहीं पर उतार दो। ठीक है, पर तुम इसे आराम से ले लो। तुम जानते हो कि यह उत्तर दिशा है और पूर्व। वहाँ और वहाँ यह लंबा ताड़ का वृक्ष पहचान की तरह कार्य करता है। इतना लंबा मिलविल, मैं आभारी हूँ। He waited for the sound of the hooves to end, then cut to the right. The scrub was still. Only his own crackling of twigs sounded across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. Then he buzzard rose in front of him and flapped into the air. He came into the clearing under the oaks. Buzzards sat in a circle around the carcass of the doe. They turned their heads on their long, scrawny necks and hissed at him. He threw his bow at them, and they flew into an adjacent tree. The sand showed large cat prints, but the big cat killed fresh, and they had left the doe to the carrion birds. उसने घोड़े के खुरों की आवाज़ के समाप्त होने तक इंतजार किया और तब दाएं मुड़ गया। झाड़ियाँ अभी भी शांत थी, केवल उसकी छड़ी की आवाज़ ही शांति को भंग कर रही थी। उसने एक क्षण के लिए हैरानी हुई कि कहीं वह दिशा तो नहीं भूल गया। तब एक गिद्ध उसके सामने उठा और हवा में अपने पंख फड़फड़ाए। वह ओक के वृक्षों के नीचे उस स्थान पर आ गया। गिद्ध हिरनी के शव के चारों तरफ एक घेरे में बैठे थे। उन्होंने अपनी पतली गर्दनें उसकी तरफ मोड़ी और आवाज़ की। उसने अपने हाथ में पकड़ी छड़ी उनकी तरफ फेंकी और वे पास के वृक्ष पर उठकर बैठ गए। रेत पर पड़ी बिल्ली के पंजों के निशान थे, किंतु उन्होंने ताज़ा शिकार को मारा था और उन्होंने हिरनी को मांस भक्षी पक्षियों के लिए छोड़ दिया था। He parted the grass at the place where he had seen the fawn. It did not seem possible that it was only yesterday. The fawn was not there. He circled the clearing. There was no sound, no sign. The buzzards clacked their wings, impatient to return to their business. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. The night's rain had washed away all tracks except those of cat and buzzards. उसने वहाँ पर घास को इधर उधर छितराया जहाँ पर उसने हिरन के बच्चे को देखा था। यह संभव प्रतीत नहीं हो रहा था कि वह कल की ही बात थी। हिरन का बच्चा वहाँ नहीं था। उसने उस स्थान का चक्कर लगाया। कोई आवाज़ या चिन्ह न था। गिद्ध अपनी शिकार पर वापस आने के लिए अधीरता से पंख फड़फड़ा रहे थे। वह उस स्थान पर आया जहाँ पर हिरन का बच्चा दिखाई दिया था और अपने चारों पैरों पर गिरा था, रेत पर छोटे खुरों के निशान देखते हुए। रात की बारिश ने गिद्धों और बड़ी बिल्लियों के निशानों के अलावा सभी चिन्हों को मिटा दिया था। पार्ट थर्ड। Movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. The fawn lifted its face to his. It turned its head with a wide, wandering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. It was querying. It made no effort to rise or run. Jody could not trust himself to move. उसके बिल्कुल सामने हुई हलचल ने उसे इतना हैरान कर दिया कि उसने पीछे देखा। हिरन के बच्चे ने उसकी ओर सिर उठा रखा था। उसने अपना सिर बड़े आश्चर्य की भावना से मोड़ रखा था और उसने तरल आंखों से इस प्रकार घूरा जिसने उसे पूरी तरह हिला दिया। यह कांप रहा था। इसने उठने और भागने का कोई प्रयास नहीं किया। जोडी भी अपने हिल पाने पर भरोसा नहीं कर रहा था। He whispered, "It's me." The fawn lifted its nose, scenting him. He reached out one hand and laid it on the soft neck. The touch made him delirious. He moved forward on all fours until he was close beside it. He put his arms around its body. A light convulsion passed over it, but it did not stir.
It stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer and it might break it. Its skin was very soft. It was sleek and clean and had a sweet scent of grass. He rose slowly and lifted the fawn from the ground. Its legs hung limply. They were surprisingly long, and he had to hoist the fawn as high as possible under his arm. वह फुसफुसाया, यह मैं हूँ। हिरन के बच्चे ने उसे सूंघते हुए अपनी नाक उठाई। उसने अपना एक हाथ बढ़ाया और उसकी कोमल गर्दन पर रखा। इस छूने से उसे अत्यधिक रोमांचित कर दिया। वह हिरन का बच्चा अपनी चारों टांगों पर आगे बढ़ गया जब तक वह उसके पास न पहुंच गया। उसने अपनी बाहें उसके शरीर पर डाल दी। इसके शरीर में एक झुर्री सी दौड़ गई, किंतु यह नहीं हिला। उसने इतने बड़े प्यार से उसे थपथपाया मानो कि वह कोई चीनी मिट्टी से बना हिरन हो और हो सकता है कि यह टूट जाए। इसकी त्वचा बड़ी कोमल, चमकीली और साफ थी और इससे घास की मधुर सुगंध आ रही थी। वह धीरे से उठा और हिरन के बच्चे को जमीन से उठा लिया। उसकी टांगें लटक रही थी। वे बहुत आश्चर्यजनक रूप से लंबी थी और उसे अपने हाथों में यथासंभव ऊंचा उठाना था। He was afraid that it might kick and bleat at sight and smell of its mother. He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. It was difficult to fight through with his burden. The fawn's legs caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. He tried to shield its face from prickling vines. Its head bobbed with his stride. His heart thumped with the marvel of its acceptance of him. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs. It wavered on them, it looked at him and bleated. वह डर रहा था कि शायद अपनी माँ को देखकर और गंध सूंघकर पैर मारेगा और चीखेगा। वह आगे घनी झाड़ियों में रास्ता बनाता चला गया। झाड़ियों से निपटना इस बोझ के साथ कठिन था। हिरन के बच्चे की टांगें झाड़ियों में अटक रही थी और वह अपने पैर भी आज़ादी से नहीं उठा पा रहा था। उसने उसके चेहरे को कंटीली लताओं से बचाने का प्रयास किया। उसके लंबे लंबे कदम बढ़ाने से उसका हिरन के बच्चे का सिर झूल रहा था। उसका हृदय उसको पा लेने की अद्भुत प्रसन्नता से धड़क रहा था। वह पगडंडी पर पहुंचा और जल्दी चला जिससे कि वह घर जाने वाले रास्ते पर पहुंच जाए। वह आराम करने के लिए रुका और हिरन के बच्चे को उसके लटकते पैरों पर खड़ा कर दिया। वह उन पर झूम गया। उसने इसकी तरफ देखा और चीखने लगा। He said, enchanted, I'll carry you after I get my breath. He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. He started away slowly. The fawn started after him. The fawn stared after him. He came back to it and stroked it and walked away again. It took a few wobbling steps towards him and cried piteously. It was willing to follow him. It belonged to him. It was his own. He was light-headed with his joy. He wanted to fondle it, to run and romp with it, to call to it to come to him. He dared not alarm it. He picked it up and carried it in front of his over his two arms. It seemed to him that he walked without effort. उसने विस्मित होते हुए कहा, मैं सांस उतारने के पश्चात तुम्हें उठा ले चलूंगा। उसने अपने पिता की बात याद आई कि हिरन का बच्चा यदि उसे पहले उठाकर लाया गया हो तो वह पीछे पीछे चलता है। वह धीरे धीरे आगे चला। हिरन के बच्चे ने उसकी तरफ देखा। वो उसके पास वापस आया और उसे थपथपाया और फिर से चल पड़ा। उसने एक दो लड़खड़ाते कदम उसकी ओर बढ़ाए और करुणा से रोने लगा। यह उसके साथ चलने को तैयार था। यह उसका था। वह खुशी से पागल हो गया। वह उसे दुलाना चाहता था, इसके साथ दौड़ना और खेलना चाहता था, उसे पुकार कर अपने पास बुलाना चाहता था। उसने इसे चेतावनी देने का साहस नहीं किया। उसने उसे उठाया और अपने दोनों हाथों में लेकर चल पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वह बिना प्रयास के चल पड़ा था।
His arms began to ache and he was forced to stop again. When he walked on, the fawn followed him at once. He allowed it to walk a little distance, then picked it up again. The distance home was nothing. He could have walked all day and into the night, carrying it and watching it follow. He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning, cooling him. The sky was as clear as spring water in a blue china cup. He came to the clearing. It was fresh and green after the night's rain. He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the fawn to manage it. Then he had an idea. He would walk into the house, into Penny's bedroom, with the fawn walking behind him. But at the steps the fawn barked and refused to climb them. He picked it up and went to his father. Penny lay with closed eyes. उसके हाथ दुखने लगे और उसे दोबारा रुकना पड़ा। जब वह चला तो हिरन का बच्चा एकदम से उसके पीछे चल पड़ा। उसने उसे थोड़ी दूर चलने दिया और उसे फिर उठा लिया। घर की दूरी कुछ भी न थी। वह सारे दिन और रात उसे लेकर और उसका अनुसरण करते हुए देखकर चल सकता था। वह पसीने से तर हो गया था, किंतु जून की प्रातः की शीतल पवन उसे शीतल कर रही थी। आसमान इतना साफ था मानो नीले चीनी मिट्टी के कप में झरने का पानी डाल रखा हो। वह खुले स्थान पर आ गया। मौसम रात की बारिश के बाद स्वच्छ और हरा भरा था। उसने फुहरता से दरवाजे की चटकनी खोली और अंत में हिरन के बच्चे को नीचे रख दिया। तब उसे एक विचार आया। वह घर में जाएगा, पैनी के शयन कक्ष में, और हिरन का बच्चा उसके पीछे पीछे होगा। किंतु सीढ़ियों पर हिरन का बच्चा ठिठक गया और उन पर चढ़ने से मना कर दिया। उसने उसे उठाया और अपने पिता के पास गया। पैनी आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था। Jody called, "Pa, look!" Penny turned his head. Jody stood beside him. The fawn clutched hard against him. It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the fawn's. He said, "I am glad you found him." Jody then went to the kitchen. The fawn wobbled after him. A pan of morning's milk stood in the kitchen shape. The cream had risen on it. He skimmed the cream into a jug. He poured milk into a small gourd. He held it out to the fawn. It butted it suddenly, smelling the milk. He saved it precariously from spilling over the floor. It could make nothing of the milk in the gourd. He dipped his finger in the milk and thrust them into the fawn's soft, wet mouth. It sucked greedily. When he withdrew them, it bleated frantically and butted him. He dipped his finger again, and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk. The fawn blew and sucked and snorted. It stamped its small hoofs impatiently. As long as he held his fingers below the level of the milk, the fawn was content. It closed its eyes dreamily. It was ecstasy to feel its tongue against his hand. Its small tail flicked back and forth. The last of the milk vanished in a swirl of foam and gurgling. जोडी ने पुकारा, "पापा देखो!" जोडी ने अपना सिर घुमाया। जोडी उसके समीप हिरन के बच्चे को कसकर पकड़े हुए था। पैनी को लगता था कि लड़के की आंखें हिरन की आंखें जैसी चमकदार थी। उसने कहा, "मुझे खुशी है कि वह तुम्हें मिल गया।" जोडी तब रसोई में गया। हिरन का बच्चा उसके पीछे पीछे घूमता हुआ गया। सुबह के दूध का एक पतीला रसोई में सुरक्षित रखा हुआ था। इस पर मलाई जम गई थी। उसने मलाई को एक जगह में डाला और दूध को एक छोटी तुम्बी में डाला। उसने हाथ से पकड़कर उसे हिरन के बच्चे के आगे कर दिया। उसने दूध की गंध आते ही अचानक उसमें सिर मारा। उसने उसे बड़ी मुश्किल से नीचे फर्श पर गिरने से बचा लिया। तुम्बी में दूध डालने का कोई लाभ नहीं हुआ। उसने अपनी अंगुलियां दूध में डुबाई और हिरन के बच्चे के नरम गीले मुंह में दे दी। उसने इन्हें अधीरता से चूस लिया। जब उसने उनको बाहर निकाला तो वह जोर से चिल्लाया और उसे सिर मारा। उसने दूध में फिर से अंगुलियां डुबाई और जैसे ही हिरन का बच्चा इन्हें चूस लेता, वह धीरे से निकालकर उन्हें दूध में डाल देता। हिरन का बच्चा लहराता, चूसता और आवाज़ें निकालता। जब तक उसकी अंगुलियां दूध में डूबी रहती, हिरन का बच्चा शांत संतुष्ट रहता। वह अधीर होकर अपने नन्हे पैर पटकने लगता। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी जीभ का हाथ पर स्पर्श बहुत आनंद देने वाला था। उसकी छोटी पूंछ इधर उधर लहरा रही थी और इस तरह दूध की अंतिम बूंद भी हिरन के बच्चे द्वारा आवाज करते हुए पी ली गई थी।
वर्ड मीनिंग: ड्रिफ्ट बैक टू, वापस जाना, डायलेटेड, बड़ी होना, क्लोज शेव, बाल बाल बचना, डो, हिरनी, फॉन, हिरनी का बच्चा, कैप्ट योर हेड, संयम बनाए रखना, हैम्ड इन, असमंजस में पड़ना, अकॉन्स, दाने, सिडल बैक, चुपचाप बैठना, अबंडन, उपसर्जित, एंड्योर, प्रदान करना, स्क्रब, झाड़ियाँ, एवरी विच, किसी भी, वे, दिशा में, मेक्स ए बेरिंग, दिशा दिखाना, क्रैकलिंग, टहनियों का, ऑफ टिग्स, चरमराना, हूव्स, घोड़े का खुर, बजर्ड, गिद्ध, बाज, ओक, बलूत का वृक्ष, कारकास, कंकाल, स्क्रॉनी, दुबला पतला, एडजासेंट, नज़दीकी, कैरियन, घिनौना, पार्टेड, अलग होना, कलेक्ट, बकबक, टम्बल्ड, लुढ़कना, क्यूबरिंग, कांपना, डिलीरियस, बहुत खुश होना, कन्वल्जन, कांपना, चाइना डियर, चीनी मिट्टी से बना हिरन, स्लीक, पतला लंबा, लिम्पली, लंगड़ाना, निर्जीव, होइस्ट, लहराना, ब्लीट, मिमियाना, स्कर्टेड, किनारा, थिकेट, झुरमुट, झाड़ी, प्रिकलिंग, चुभना, बॉब्ड, ऊपर नीचे हिलना, मार्वल, आश्चर्यचकित होना, डैंगलिंग, झूलना, एंचेंटेड, मंत्र मुग्ध करना, बुबलिंग, लड़खड़ाना, लाइट हेडेड, ठीक से सोच पाने में असमर्थ होना, फॉन्डल, पुचकारना, रोम्प, खेलना, फंबल्ड, टटोलना, लैच, पट्टा, बाल्क्ड, कुछ न करने की इच्छा, क्लस्ड, जकड़ना, पकड़ना, प्रिकेरियसली, अनिश्चित, फ्रेंटिकली, उत्तेजित होना, बट्टेड, धक्का देना, स्नॉर्टेड, फुफकारना, गर्गलिंग, गड़गड़ाना, वेनिस्ड, गायब हो जाना, समाप्त हो जाना।